आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अलोंग द सेम पाथ। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का मतलब है किसी एक ही रास्ते पर बार बार आगे पीछे हरकत करना। जैसे मैंने आपको झूले की एग्जांपल दी थी, वो एक ही जगह पर स्टिक होता है और उसी से ही आगे पीछे होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं या ऑसिलेशन कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। इसका क्या मतलब होता है, वाइब्रेट करना या ऑसिलेट करना, कि एक ही जगह पर खड़े होकर आगे पीछे मूव करना। ठीक है, जैसे पेंडुलम घड़ी की आगे पीछे हो जाती है, ठीक है, झूला वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वाइब्रेशन के उसके असूल पर काम करती हैं। वाइब्रेशन अकर्स इन दी विकेंटी ऑफ द पॉइंट ऑफ स्टेबल एक्विलिब्रियम। वाइब्रेशन हमेशा स्टेबल एक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास होती है। ठीक है, वाइब्रेशन हमेशा कहाँ पे होती है, स्टेबल एक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास होती है। एक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, बीच वाला पॉइंट जहाँ चीज़ सुकून में होती है। ठीक है, जहाँ पे रुक जाती है। झूला मैंने कहा अगर रुका हुआ है तो वो उसकी एक्विलिब्रियम स्टेट है। तो वो वाली स्टेट में हम वाइब्रेशन जो होती है हमेशा स्टेबल एक्विलिब्रियम के आसपास होती है। ठीक है, कि हमारे पास मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है, तो वाइब्रेशन हमें पता है वहीं पे होती है। उसके बाद एन एक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। एक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ जिस्म पर लगने वाली सब फोर्सेस की टोटल क्या होती है, जीरो। एक्विलिब्रियम आपको पता है उस पर कोई फोर्स ही नहीं होती है। अगर एक झूला है तो वो एक दरमियान अपनी मीन पोजीशन पे खड़ा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उस पर नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। तो एक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो लगने वाली नेट फोर्स होती है वो हमेशा जीरो होती है। एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। एन एक्विलिब्रियम पॉइंट an equilibrium point is also called stable point when at small displacements from it and the net force pushes the body back to the equilibrium point. स्टेबल एक्विलिब्रियम वो जहाँ से अगर आप जिस्म को थोड़ा सा हटाएं तो वो फोर्स उसे वापस बीच में ले आ जाती है। ठीक है, स्टेबल एक्विलिब्रियम क्या होती है, हमने वो एक्विलिब्रियम की बात की कि एक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक सिंपल जगह पे वो खड़ा है, उसकी मेन पोजीशन, वो एक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल एक्विलिब्रियम क्या है कि जैसे ही आप उसको थोड़ी सी फोर्स लगाओ, थोड़ी सी हरकत दो, उसकी हरकत करने के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल एक्विलिब्रियम है। जैसे कटोरे में बॉल, ठीक है, जैसे ही आप कटोरे में बॉल को थोड़ा सा आप ऐसे ऊपर से थोड़ा सा हिला दो, वो वापस क्या आएगा, दरमियान में आ जाएगा। तो वो हमारे पास स्टेबल के वो जिसम हरकत करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है फ़ौरन, तो वो हमारे पास स्टेबल एक्विलिब्रियम होती है। थोड़ा सा हटाएं तो वापस नीचे से नीचे आ जाता है, वो हमारे पास कौन सी होती है, स्टेबल एक्विलिब्रियम होता है। सच फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स सिंस इट टेंड्स टू रीस्टोर एक्विलिब्रियम। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये जिसम को वापस एक्विलिब्रियम पे ले आता है। ठीक है, वो फोर्स नेट फोर्स नहीं, हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, ये हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो हमारी जो एक्विलिब्रियम की स्टेट पर वापस ले, एक्विलिब्रियम स्टेट को रीस्टोर करे। ठीक है, उसको थोड़ा सा हिलाने पर, फोर्स देने पर वापस वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए एक्विलिब्रियम पर, वही फोर्स हमारे पास क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है, वापस लाने वाली फोर्स। तो बाउल है, ठीक है, कटोरा, बाल हमारे पास गोल होती है। तो एक्विलिब्रियम और मेन पोजीशन कटोरे का सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारा जो होता है ये एक्विलिब्रियम होता है। तो बाल का वजन ही उसे वापस नीचे खींचता है। ठीक है, जैसे ही बाल को ऊपर है तो बाल का पे जाहिर बात है उसका वेट है बॉल का। तो अब ये कटोरा रखा है, आप बाउल रखा हुआ है, ठीक है, बाउल रखा हुआ है, उसमें ये उसकी एक्विलिब्रियम, जैसे ही आप थोड़ी सी फोर्स को दे के आगे करते हैं तो उस पे उसका वेट है, वो अपनी वेट की वजह से वापस आ जाता है। तो वो वेट ही उसका रीस्टोरिंग फोर्स है, तो उस पर फोर्स लगे वो वापस अपनी एक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो ये हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स होती है। व्हेन अ बॉल Consider a ball and ball example under stable equilibrium. ठीक है, वो दे दी। When a ball is displaced from its equilibrium position, it will start moving under returning force toward equilibrium position opposite to displacement x. वो कह रहा है जब बॉल को एक्विलिब्रियम से हटाया जाए तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस खींचती डिस्प्लेसमेंट x की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स अब आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से फोर्स, यहाँ पे बॉल एक्विलिब्रियम की स्टेट पे, उस पर हम कुछ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, फोर्स लगाएंगे क्या,
यहाँ तक लेके आएंगे। जब उसकी वेट की वजह से यानी उसकी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस अपनी पोजीशन पे आती है, तो अब देखिए कि वो डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर कर चुका है, तो फिर वापस यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉल पहले यहाँ से यहाँ जा रही है और पहले इस डायरेक्शन में थी, और फिर जब रीस्टोर हो रही है फोर्स तो वो वापस आ रही है, तो वो उसकी अपोजिट चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो हमारे पास ऑपोजिट होगा। अगर बॉल को राइट ले जाओ तो फोर्स लेफ्ट की तरफ खींचेगी, ठीक है। अगर आप इसकी तरफ इधर उठा के लेके जा रहे हो, ठीक है, इधर लेके जा रहे हो, तो फिर वापस इधर लेके आएगी। यहाँ पे भी क्या है, फोर्स हमारे पास ऑपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। After reaching equilibrium position, the object will continue under inertia and will reach the other extreme position, and thus it will continue to oscillate back and forth. Equilibrium पर पहुंचने का कर भी जिसम रुकता नहीं है, ठीक है। equilibrium पर पहुंच कर भी जिसम रुकता नहीं है, inertia की वजह से दूसरी तरफ चला जाता है। इस तरह वो आगे पीछे डोलता रहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करें, अब एक बॉल ले लिए, ये बॉल थी, ठीक है, बॉल का वेट आपको पता है। अब बॉल आपने दरमियान में रख दी, बॉल को जैसे ही आपने यहाँ तक खींचा फिर छोड़ दिया, वो वापस इक्विलिब्रियम स्टेबल स्टेट पे आता तो है, लेकिन वो क्या करता है, आगे भी जाता है, ठीक है, आगे भी जाएगा। आप एक बाउल में रखें और इसको यहाँ पे दरमियान में रख के पहले यहाँ तक खींचे फिर इसको छोड़ें, वो ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, ठीक है। वो कुछ टाइम क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से, ठीक है। इनर्शिया की वजह से वो जो बॉल है वो दूसरी तरफ चला जाता है। इस तरह वो आगे पीछे मतलब क्या होता है, झूलता रहता है। जैसे झूला बीच से गुजरते वक्त रुकता नहीं है, ऐसे ही झूला आप जब चला देते हैं, ठीक है, झूला जब आप चला देते हैं तो आगे जाएगा, तो वहाँ दरमियान में आके रुक नहीं जाएगा, वो वापस पीछे भी जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से। उस पर इनर्शिया की क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किसके अंदर चला जाता है, इनर्शिया के अंदर चला जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन is a special kind of vibratory or stirring motion which occurs whenever the restoring force F is proportional to the displacement F from equilibrium. सिंपल हार्मोनिक मोशन एक खास किस्म की वाइब्रेशन है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स का साइज डिस्प्लेसमेंट S के बराबर हो जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक की यहाँ पे डेफिनेशन बता दी है कि ये खास किस्म की वाइब्रेशन है, ठीक है। ये वाइब्रेशन या ऑसिलेशन आप कह रहे हैं, खास किस्म की वाइब्रेशन है जिसमें हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स F का जो साइज होता है वो किसके बराबर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर। जितना ज़्यादा आप झूले को हटाएंगे या जितना ज़्यादा आप बाल को ऊपर लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स वापस खींचेगी, ठीक है। जितनी फोर्स से आपको बाल को ऊपर ले जाएंगे उतनी फोर्स से आपको छोड़ेंगे तो वो वापस क्या जाएगी, उतनी ही फोर्स से जाएगी। तो वो क्या हो जाता है, बराबर फोर्स बराबर हो जाती है डिस्प्लेसमेंट में। जितना खींचते हैं उतनी फोर्स वापस लगती है उसको वापस लाने में। तो वो उसकी हमारे पास ये कहते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में। और जबकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव का निशान इसी वजह से फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वी कैन आल्सो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक इन द टर्म ऑफ एक्सुलेशन एज द टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement and it directly proportional to x and it's directed toward the mean position. सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सुलेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक्सुलेशन a भी डिस्प्लेसमेंट f के बराबर होती है और वो भी बीच की तरफ होती है। तो हम इसको एक्सुलेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि एक्सुलेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसमें नज़र नहीं आ रहा वैसे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नॉट ऑल क्वाड्रेटिक वाइब्रेशंस आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक ही मशीन्स होगी, ठीक है, हर आगे पीछे वाली हरकत सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अच्छा, एक और चीज़ कि हर जो हमारे पास आगे पीछे होने वाली चीज़, ठीक है, आगे जा रही है पीछे जा रही है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। जैसे दिल की ECG होती है तो उसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होती, तो वो हमारे पास सिंपल आगे पीछे तो जा रही है, ये ऐसे आगे फिर पीछे, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है क्योंकि इस पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होती, क्योंकि ना तो इस पर कोई फोर्स लग रही होती है, डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, ना अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो ये हमारे पास SM सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि हर जो आगे पीछे चीज़ जाने वाली है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ये हमारे बॉक्स में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग पढ़ चुके हैं जिसमें हम ये वाला फार्मूला ड्राइव कर चुके थे, ठीक है, कि हमारे पास A बराबर होता है KMX के, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मैंने
बता दिया। उसके बाद मास स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास स्प्रिंग फोर्स, ये हमारे पास कुछ जो है वो कह लें कि ये न्यूमेरिकल है, ये आपने खुद करना है दिस वन। इसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिंस एक्सुएशन इज सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक एक्सुएशन हमने पढ़ी है कि ए इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स, माइनस क्यों लगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो कॉन्स्टेंट आ नंबर हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि आपकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे पाई आप फॉर एग्जांपल ले लें, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, 3.4 ही हमेशा रहती है। तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 4 पाई का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से आया कि ए इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। माइनस कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिखा, 4 पाई बाई स्क्वायर टी का स्क्वायर। तो जब तक टी सेम है ये कांस्टेंट भी सेम रहेगा। ये ए इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स क्यों है, ये सिंपल हार्मोनिक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सुएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सुलेशन एक के साइज डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर होता है और डायरेक्शन हमेशा बीच की तरफ होती है, ठीक है। इसलिए फार्मूला हमारे पास ये वाला यूज होता है। कांस्टेंट की जगह हम सिंपल क्या पुट कर देंगे, डेफिनेशन उधर भी हमने अगर ऊपर जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ए इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा डायरेक्टली, यानी के कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हमने सिंपल क्या किया, उसकी वैल्यू पुट की है। तो कांस्टेंट की जगह यानी माइनस की जगह माइनस के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमने 4 पाई का स्क्वायर टी का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद आप अगर देखें कि आप कहते हैं कि 4 पाई का स्क्वायर बाय टी का स्क्वायर कहाँ से आया। बुक में दो तरीके से एक्सुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। एक हमने जो उसकी डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन से निकाला, 4 पाई बाय स्क्वायर माइनस टी, जो जनरल डेफिनेशन ऊपर हमने सिंपल हार्मोनिक्स अभी पढ़ के। दूसरा ये जो स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग हमारे पास स्प्रिंग वाला फार्मूला एफ इक्वल टू एम में, ये जो स्प्रिंग वाला फार्मूला है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम में। और फिर हमारे पास क्या हुआ, ए इक्वल टू माइनस के, यहाँ से जो ए की एक्सुलेशन की वैल्यू निकाली थी हमने सिंपल स्प्रिंग वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहाँ पे मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ जो मोशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने जो एक्सुलेशन निकाला था उसको लेंगे। और दूसरी जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ के आए हैं तो उसकी जो हमारे पास एक्सुलेशन है हम वो लेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू माइनस 4 पाई ये फिक्स है, ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यू ये फिक्स है, आपने याद रखनी, 4 पाई का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन 1 को भी लेंगे, सिंपल हार्मोनिक की जो जनरल डेफिनेशन से हमने निकाला है इसको भी लेंगे हम, इसकी भी राइट हैंड साइड को लेंगे। और हमने जो इक्वेशन 2 जो स्प्रिंग वाले फार्मूले से एक्सुलेशन निकाली है उसको इक्वेशन 2 बना देंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू, इनकी दोनों राइट हैंड साइड को हम दोनों को इक्वल कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर रह जाएगा और यहाँ पे 4 बाई टी का स्क्वायर रह जाएगा। अब आप देखिए कि टी का स्क्वायर, या अगर हम टी के स्क्वायर को यहाँ पे बाकी चीज़ों को इक्वल, टी यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको उधर ले जाएंगे, यहाँ इन चीज़ों को इधर ले जाएंगे। जब आप देखेंगे तो टी को इधर रहने दें, 4 को उस साइड भेज दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी इधर से हमने टी निकाल लिया, टी को हमने उस साइड लेंगे, के और एम, ठीक है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों को डिवाइड ही किया लेकिन इनकी जगह चेंज कर दी है, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने टी को रीअरेंज कर लिया, ठीक है, टी स्केयर की वैल्यू निकाली। टेकिंग हमने दोनों साइड स्केयर रूट ले लेना है। जब हम दोनों साइड स्केयर रूट, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास टी रह जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें 4 है, 4 की जगह हम 2 और यहाँ पे पाई पाई आ जाएगा और यहाँ पे एम के। तो ये हमारे पास टाइम इज टेकन फॉर द मैस स्प्रिंग सिस्टम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज गिवन, यानी एक वाइब्रेशन, ठीक है, टी टाइम पीरियड में वो कंप्लीट करता है। तो उसका फार्मूला हमने निकाल लिया। व्हेन एम इज अ मैस इज अ केजी, एम क्या है, मैस है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है इन न्यूटन मीटर ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। इट वर्थ नथिंग दैट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सिंस फ्रीक्वेंसी इज रिस्पोकल ऑफ द टाइम पीरियड, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास सिस्टम इज गिवन as
तो हम अब जब इसी से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, आपको पता है टी हमारे पास टाइम जो फ्रिक्वेंसी के रिसिप्रोकल होता है, ठीक है, टाइम का उल्टा फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे 2 पाई पाई है, तो यहाँ पे 1/2 पाई होगा, तो अंडर रूट में ये m/k है, तो इसमें k/m होगी। तो ये हमने इसी से फ्रिक्वेंसी का फार्मूला निकाले, टाइम पीरियड का भी और फ्रिक्वेंसी का भी। ये हमारे पास एग्जाम्पल 10.3 है, ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है, कांस्टेंट भी गिवन है, टाइम भी, मैथ्स भी गिवन है। हम टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगा के जैसे हम मैथ्स निकाल सकते हैं माइनस 2 और 10.3 में भी इसी की तरह होगा। तो आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसी भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। तो ये आपने न्यूमेरिकल आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करना है, और ये भी आपने करना है 10.3 एग्जाम्पल भी और 10.4 एग्जाम्पल भी। थैंक यू।